हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और उसी तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ये आने वाले HS में, NT में जो लोग अपेयर करने वाले हैं उनको हेल्प करेगा। इनफैक्ट 2022 और 23 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे हिमाचल के, उनमें ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के न्यूज़ कितने थे। देन इज आपका फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बहुत सारे न्यूज़ में रहते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, इस तरीके के न्यूज़। आज हम स्कीम्स देखने वाले हैं। पिछले एक साल में हिमाचल में कौन कौन सी स्कीम्स रहीं और इम्पोर्टेंस उनकी कि किस किस तरीके से। HPPSC ने पिछले साल एक क्वेश्चन भी डाला था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना, वो बजट में से पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में से भी, इसमें भी स्कीम्स रहती हैं। लेकिन वो स्कीम्स का मैंने हर एक स्कीम को डिस्कस नहीं किया है, वो अलग से एक वीडियो किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो इन लेक्चर्स के PDF की अगर मैं बात करूं, वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर एक कोर्स बना है HS प्रीलिम टेस्ट सीरीज़, उसके कंटेंट सेक्शन में जाकर आप फ्री रिसोर्सेज फोल्डर से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू जब आप बाद में कोई स्पीडी रिविजन करना चाहते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जो भी आपको ऐसा लगे कि आपकी तैयारी को बेनिफिट करती है, उसको आप यहाँ पे ज़रूर उसका फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है HPAS HS 2020, यानी कि जो एग्ज़ाम 2021 में लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो 4 भारी भरकम स्टेटमेंट्स हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है। ई उद्यान पोर्टल, विशेष महिला उत्थान योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, फिर आती है मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। अब यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट्स मैच किए गए हैं कि किस किस स्कीम से है। जैसे मेधा प्रोत्साहन योजना में मेरिटोरियस स्टूडेंट को गाइडेंस, कोचिंग सेंटर में गाइडेंस के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है। वैसे ही जो आपका विशेष महिला उत्थान योजना है, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर बेसिक आइडिया आपको एक स्कीम का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो नन ऑफ दीज था, क्योंकि ये सारे करेक्ट हैं और नॉट करेक्ट पूछा गया है। हेंस इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक स्कीम जो न्यूज़ में रही है, उसका एक आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत डिटेल में चाहे ना भी पता हो, लेकिन किससे रिलेट करती है एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहली स्कीम के साथ में शुरू करते हैं, उसका नाम है स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम। अभी नाम बड़ा है, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं श्रेष्ठ विद्यालय बनाने की, यानी कि जितने भी स्कूल्स हैं उनमें कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, हम लोग कुछ बहुत हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं वो लास्ट स्टेप रहता है, लेकिन उससे पहले वाटर कूलर्स हो गए, देन वी टॉक अबाउट प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, एक लाइब्रेरी है उनके पास में, देन वी टॉक अबाउट इम्प्रूव टॉयलेट्स, मेल फीमेल के अलग हैं। ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ये इनके ऊपर काम करता है। जब ये हो जाएगा तो देन वी विल मूव टूवर्ड्स के स्मार्ट क्लासरूम्स हमें चाहिए, अच्छा फर्नीचर हो, आने वाले टाइम में लिफ्ट्स हो, ये हो वो हो, है ना, ये एडिशन है। लेकिन जब हम इसको कोर ग्राउंड लेवल पे इसमें बात करते हैं, तो बात करते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, टीचर्स होने चाहिए जो कि अच्छे से वहाँ पर पढ़ा सके। हेंस स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, नाम में है विद्यालय को श्रेष्ठ बनाना है। नेक्स्ट आ गई अटल वर्दी योजना। अब न्यूज़ में ना ये बहुत सारे इनके स्टैट्स हैं, जैसे 3 लाख लोगों को दिए गए, ऐसा है वैसा है। इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा फोकस जो है एसेंस पे रखना है कि ये स्कीम किस चीज़ के लिए है। दो इनके नाम में बहुत कुछ होता है, जैसे अटल स्कूल वर्दी योजना। अब ये क्या बात करती होगी? ऑब्वियसली ये बात करती है कि स्कूल के बच्चों को वर्दी, जो उनकी यूनिफॉर्म है, 2 यूनिफॉर्म और स्कूल बैग्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्लास कौन कौन सी इसमें है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1st, 3rd, 6th और 9th क्लास के बच्चों को इसमें स्कूल बैग और यूनिफॉर्म दी जाती है। तो ये है अटल स्कूल वर्दी योजना। फिर आगे मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना।
इसका मेंशन मैं वैसे बहुत बार करती हूँ, हमने इसको बजट में पढ़ा, हमने इसको इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा, और मैंने इसको तभी भी पढ़ाया था जब एंटी हेलगन्स पढ़ाई थी। संरक्षण योजना, तो यहाँ पर ये जो वायर्स हैं इनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। कोई भी आपने फेंस अगर बनाना है, जो फार्मर्स हैं उनको, चाहे उनका एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल मेनेस देखने को मिलता है, बंदर हैं या स्ट्रे हमारे जो आसपास घूमते हुए पशु हैं, वो कभी कभी लैंड पे लगी हुई चीज़ को ख़राब कर देते हैं, या फिर उनकी जितनी प्रोडक्शन होनी होती है उतनी नहीं होती। तो उसी के लिए फेंस दी जाती है इसी स्कीम के अंतर्गत, संरक्षण योजना। उसमें सब्सिडी है, जैसे पर्सनल अगर आप फेंस लगाना चाहते हो तो 80% सब्सिडी, कम्युनिटी लेवल पे 85% सब्सिडी। देन वी टॉक अबाउट अलग अलग, जैसे बार्ब्ड वायर्स हैं, चेन लिंक फेंसिंग है, अलग अलग टाइप की फेंसिंग्स यहाँ पर हैं, इसके ऊपर अलग अलग सब्सिडी मिलती है। तो इसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये बात करता है स्ट्रे एनिमल्स या कोई भी आपके बंदर हैं, सुअर हैं, जंगली सुअर हैं, इन सब से प्रोटेक्शन किस तरीके से लैंड को दी जाती है जब उसके ऊपर कोई फसल खड़ी हुई होती है। तो उसी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना 80% सब्सिडी देती है फेंस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि आप इसको राइट अ फ्यू वर्ड्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। हिमाचल में अक्सर पिछले 1 साल में मैंने कम से कम 10 बार इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। ये बेस्ड है सुभाष पालेकर का जो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके बेसिस के ऊपर। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। और ये प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें तो हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र हैं या हम इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये कुछ नहीं होगा, सारा ऑर्गेनिक उसमें खाद जाएगी। लेकिन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहती है कि जो नेट बजट है, नेट कॉस्ट रहेगी वो ज़ीरो होगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, यानी कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया उसी से उस अपना कॉस्ट वो निकालेगा और नेट कॉस्ट उसका ज़ीरो रहेगा। इसमें हमें कुछ स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन, वापसा। बीजामृत हो गया सीड ट्रीटमेंट, जो सीड्स हैं उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है तो उनको काउ डंग में रखा जाता है, गाय के गोबर में उसको वहाँ पर सेव करके रखते हैं, और किसी तरीके का कल्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हॉर्मोन्स का, जो वहाँ पर काम करता है। और बीज को, जो आपका सीड है, उसको ज़्यादा उसकी लाइक हम कह सकते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये एक और बात करते हैं कि जो सॉइल है उसमें ऑलरेडी चीज़ें हैं जो भी एक प्लांट के लिए ज़रूरी या फसल के लिए ज़रूरी है, तो हमें एक्चुअल में क्या करना है कि उसी को अपने आप में बूस्ट करना है, रादर देन एडिंग अ फॉरेन पार्टिकल। इसके ऊपर प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना यहाँ पर चलती है। बहुत सारी पंचायत हैं जहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए, बायोपेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और इक्विपमेंट्स जो हैं प्रोवाइड किए गए। बहुत बार नो डाउट ये कंट्रोवर्शियल भी रहता है, क्वेश्चन भी किया जाता है कि क्या ये एक्चुअल में ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ज़ीरो नेट जो इसकी कॉस्ट है वो ज़ीरो है। लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छी फसल देखने को मिलती है जो हायर रेट पे बेची जा सकती है देन यूजुअल जो आप अपनी फसल बेचते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड है और उसमें किसी भी तरीके का हमें केमिकल देखने को नहीं मिलता, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन का मतलब है कि खुद ही करना है, जो भी करना है, आत्मनिर्भर टाइप का रहता है इसका मतलब। अगर आपको प्रॉपर मीनिंग पता है तो आप कमेंट कर दो। तो इसमें बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग जॉब ढूंढने वालों को नहीं चाहते, हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो जॉब बनाएं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, कि खुद ही अपना बिजनेस चलाना है, एंटरप्राइज खोलनी है, उसके लिए यहाँ पर इसकी बात की गई है जिसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। स्पेशली जो हमारा यूथ है, देखो अब यूथ जो है वो स्टार्टअप या एंटरप्राइजेस कब शुरू करता है,
कब करता है शुरू? जब उसके पास कुछ टैलेंट होता है, जब उसके पास में कोई स्किल होता है। तो बेसिक गवर्नमेंट क्या करती है, इनको वो स्किल प्रोवाइड करती है यूथ को, जैसे ITI आप सुनते हो, ताकि छोटे लेवल पे आपको पहले स्किल दिया जाता है, फिर आप उस स्किल से अपना स्टार्टअप चलाना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। तो ये मिलती है जो आपके मेन हैं उनको ये 18 to 45 ईयर्स तक एज ग्रुप में सब्सिडी मिलती है, विमेन को 18 to 50। इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते हैं, सिंस ये काफ़ी पहले चली थी, तो अभी वाला जो बजट था उसमें बात की गई कि सब्सिडी को सारी विमेन के लिए 35% है, और जो आपके SC ST OBC हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 30% है। हेंस इसको इंक्रीज़ किया गया। पिछले साल ये डिफरेंट थी, अभी ये फाइनली 35 फॉर लाइक विमेन और 30 फॉर मैन लगा लीजिए, है ना। तो वैसे है। और पहला जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन पार्क है वो कांगड़ा में खोला जा रहा है, तो इसका पोजीशन, इसका लोकेशन भी आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नई राहें नई मंजिलें। अब इसका मेंशन भी हमने बहुत बार देखा, टूरिज्म पढ़ा तो उसमें देखा, देन बहुत जगह इसका मेंशन हुआ है। और तो ये बात करता है नई राहें यानी कि नए रास्ते बनाने हैं वहाँ तक। हिमाचल में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। ड्यू टू फर्स्ट रीज़न जो आता है वो रोड्स आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम रोड बनाएंगे, वो जो लोकेशन है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, और आने वाले टाइम में उसके पास में फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो भी टूरिस्ट हैं वो आपके वहाँ पर आ सके। या फिर बेसिक आइडिया वैसे टूरिज्म का ही रहता है कि हिमालयन स्टेट है, खूबसूरती लोगों तक पहुँचे। तो नई राहें, और फिर बाद में जब मंजिल मिलेगी तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, नाम से याद करने की कोशिश करनी है। देखो बात तो ये जेनेरिक करता है कि अनएक्सप्लोर्ड जितनी भी जगह है उनको एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के लिए इसमें कुछ जगह के स्पेसिफिक नाम रखे गए हैं कि इनको एक्सप्लोर करना है। जैसे बीर बिलिंग, झंझेली, देन लारजी, ये स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जिनको आने वाले टाइम में सबसे पहले इन तक ये नई राहें नई मंजिलें के अंतर्गत नई राहें पहुँचाई जाएंगी। जैसे कि बीर बिलिंग है, इट्स अ वेरी फेमस साइट फॉर पैराग्लाइडिंग, यहाँ पर की जाती है, लेकिन अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसको यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ थी 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो जैसे इसका नाम भी है, यहाँ पर बेसिकली करना ये चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट की कोई एक स्पेशलिटी हो, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, कोई डिश हो जो बनाई जाती है वहाँ पर, ताकि उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस यहाँ पर मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्रेन जर्नी पे जाते हो, है ना, तो जहाँ जो स्टेशन आता जाता है ना, वहाँ की कोई भी चीज़ जो फेमस है आप वो ज़रूर खाते हो। आप सोचते हो कि हाँ यहाँ से गए तो बीकानेर की भुजिया वहाँ पे मिलती है, या फिर बीच में अगर आप कोलकाता साइड जा रहे हो तो आप सोचोगे कि अरे बीच में स्टेशन है तो रसगुल्ले खरीद ही लेते हैं। तो वैसे ही वाला है कि यहाँ पर हम चाहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशलिटी हो। जैसे मैं पंजाब का एग्जाम्पल लेती हूँ। पंजाब की जब आप कोई फेवरेट डिश सोचते हो तो वो क्या होती है? वो होती है साग और मक्की की रोटी। लेकिन हिमाचल में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि हिमाचल की एक चीज़ है कि यहाँ पतरोड़े बनते हैं या सिड्डू बनते हैं। सिंस आप जब हिमालयाज़ में जाते हो ऊपर तो हाइट ऑल्टीट्यूड बढ़ती जाती है, तो बहुत डिफरेंट नेचर देखने को मिलते हैं। इसी के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो कि फेमस है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। फिर उसमें अगर वैल्यू ऐड करनी है, उसका जैम बनाना है, कुछ भी पेरिशेबल आइटम है तो वो भी बेची जाएगी। इसी की तरह चलती हुई एक और स्कीम है जिसका नाम है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। अब हिमाचल बहुत ज़्यादा रेलवे नेटवर्क का पार्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी है ये फोकस करता है कि हर एक स्टेशन पे एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि फेमस हो या फिर कोई स्पेशलिटी यहाँ पर रखती है। अब इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिमाचल की टोपी हो गई, देन बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग क्या डालते हैं, सदरी डालते हैं, या ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वाले जो आइटम्स हैं ये बहुत सारे बेचे जाते हैं। तो जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, ज्वालामुखी रोड पे, बैजनाथ, पपरोला, कांगड़ा, जोगिंद्रनगर, यहाँ सब ये बेची जा सकती हैं। नाउ दे आर पावर्ड बाय आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल। ये दोनों ही प्रोग्राम्स को यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा। सो नेक्स्ट आ गई हमारी स्वामित्व स्कीम। क्या है ये स्वामित्व स्कीम?
सो नेशनल पंचायती राज डे कभी होता है? नेशनल पंचायती राज डे ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2020 को ये यहाँ पर शुरू की गई थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट किया और इस स्कीम को शुरू किया। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत कुछ कहती है, जैसे कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद करनी मुश्किल हो सकती है लेकिन याद तो करना ही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो साथ में आए, जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, स्टेट पंचायती राज है, देन आपका स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और सर्वे ऑफ इंडिया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका सर्वे ऑफ इंडिया जो भी राज्य ये स्कीम को अपनाएगा उसके साथ में MOU साइन करेगा और ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा लैंड को मैप किया जाएगा। इसमें हम प्रॉपर्टी वैलिडेशन की ज़्यादा बात करते हैं, यानी कि अभी कम जगह हुआ है, आने वाले टाइम में ये बेसिकली हम हिमाचल का डेटा, हिमाचल के ऊपर ही नहीं, ये हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, डेटा बनेगा, टोपोलॉजिकल डेटा भी बनेगा, उसके अलावा प्रॉपर्टी वैलिडेशन भी होगा। इसका मतलब है जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है, प्रॉपर्टी की मैपिंग अच्छे से नहीं की जाती। जो रूरल एरिया है स्पेसिफिकली, वहाँ पर घूम के चेक करना पड़ता है कि कौन सी वाली कहाँ से आपकी बाउंड्रीज जाती हैं। सो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जिसके लिए कॉन्टिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन भी बनाया जाएगा, उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर मैपिंग की जाएगी, रोड मैपिंग हो जाएगी, प्रॉपर्टी मैपिंग हो जाएगी और उसका वैलिडेशन यहाँ पर किया जाएगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार इसका पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी। जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? वो होती है जहाँ पे सेंटर का कुछ शेयर होता है, 90% हो सकता है, 90-10, 70-30, 80-20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका सारा खर्चा जो है केंद्र सरकार उठाएगी। अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखो, जब टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली मैन पावर का जो ह्यूमन एरर होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो इतना सारा उन्होंने घूमना था, बहुत वक्त लगना था, बहुत सारा कॉस्ट होता, वो सारी चीज़ें कम हो जाती है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं ये थोड़े कम होंगे, क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा होगी, डेटा साफ सुथरा होगा और उसी के बेसिस के ऊपर विलेजर्स जो हैं यहाँ पर लोन भी लेंगे और उनकी भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहेंगे। जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको बेटर तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हैंस ये आपके फ़ायदे। नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग चाइना बॉर्डर टू बी मेड वाइब्रेंट। तो यहाँ पर स्कीम का नाम है वाइब्रेंट, न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। यहाँ पर देखो, हिमाचल जो है एक लंबी बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में। चाइना के साथ में करीब 260 किलोमीटर की, जो हम पढ़ते हैं वो 260 किलोमीटर की बाउंड्री पढ़ते हैं। इसमें से कुछ पासेस लाहौल एंड स्पीति में है, बाकी किन्नौर में है। ऑलमोस्ट 8 और 2 ले लेते हैं, 2 लाहौल एंड स्पीति में है, 8 पासेस किन्नौर में है। तो यहाँ पर ये बजट की बात है, बजट में बात की गई, जो आपके निर्मला सीतारमन है उन्होंने कहा कि यूजुअली क्या होता है कि ये जो पास के चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं विलेजेस, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और ये जो ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें क्या होता है, वहाँ के लोग जो है रेडिकलाइज हो जाते हैं, वो आइसोलेटेड फील करते हैं कि हम लोगों के पास में जो हमारी सरकार है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही, या फिर हमारे पास में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुँच रही। इसी के लिए ये यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया कि पास में, बॉर्डर एरिया के पास में जितने भी विलेजेस हैं उनको वाइब्रेंट बनाया जाएगा। पहली चीज़ क्या आती है, इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, यानी कि यहाँ तक रोड्स बनाए जाएंगे। देन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो है बाद में इनको मॉडल विलेजेस बनाया जाएगा। मेन आइडिया है कि इनको इंक्लूड करना है कि आप जो है इंडिया का ही पार्ट है और रेडिकलाइज नहीं होना है सिंस चाइना के साथ में आप बॉर्डर शेयर कर रहे हो। जैसे ये है, दिस इज़ नोन एज द लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल, इसको हम चितकुल विलेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगेन रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है या बेसिक फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, सो वाइब्रेंट ये थोड़ा अभी खूबसूरत दिख रहा है नो डाउट, लेकिन आने वाले टाइम में इसको और वाइब्रेंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ गई हमारी 5 कांगड़ा पंचायत अडॉप्टेड आदर्श ग्राम स्कीम। अभी यहाँ पर
सांसद आदर्श ग्राम योजना चलती है। ये बात करता है मॉडल विलेजेस की। एक ग्राम है, एक ग्राम पंचायत है, उसको आदर्श किस तरीके से बनाया जाए। अब अगेन फोकस ये नहीं करना है, टाइम टू टाइम इसमें पंचायत ऐड की जाती हैं सिंस उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। इसका जस्ट समझना है। जस्ट कहता है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि विलेजेस कैश इन नहीं कर पाते हैं, पता नहीं होता है लोगों को, तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। हेंस इट गिव्स पावर टू द MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि वो एक विलेज को यहाँ पर सिलेक्ट करे और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टूल्स उसको इको विलेज बनाए, मॉडल विलेज बनाए या फिर आदर्श ग्राम बनाए। ये आपकी जो स्कीम है ये शुरू की गई थी अक्टूबर 2014 में। और अगेन की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना है, इन जो ऑलरेडी चल रही स्कीम्स हैं उनको एम्पावर करना है, उनको चलाना है, या फिर उस स्पेसिफिक विलेज के हिसाब से अगर कोई और नई स्कीम की ज़रूरत है तो उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाए। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं। डायरेक्टली MP कोई भी ऐसे विलेज नहीं उठाएगा। अगर ऐसा हुआ फिर तो वो अपने विलेज है, अपनी ग्राम पंचायत है, अपनी वाइफ की ग्राम पंचायत है, उसके भाई की बीवी की ग्राम पंचायत है, तो वैसे कर सकता है। तो इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगती हैं, जैसे कि पहली चीज़ तो आ गई कि अपना विलेज और अपने स्पाउस का विलेज, वो उसके ऊपर ये स्कीम नहीं लगा सकते। देन इज़ पॉपुलेशन 3000 से 5000 तक होनी चाहिए प्लेन्स में, और 3000 से 1000 से 3000 तक हिली एरियाज़ में होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ इसमें कंडीशंस रहती हैं जिनको जब भी फुलफिल किया जाता है तो पंचायत इसमें ऐड अप हो जाती है। और ये बात करता है पर्सनल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, सोशल, अलग अलग होलिस्टिक डेवलपमेंट की। तो ये मेंस के लिए आपका मटेरियल रहता है। उसके अलावा आपको ऐसे पता होना चाहिए आदर्श ग्राम योजना बात करती है कि किसी तरीके से मॉडल विलेज किस तरीके से बनाया जाए। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, दैट इज़ रूरल बैकयार्ड पिग डेवलपमेंट स्कीम। तो ये हिमाचल के लिए इम्पॉर्टेंट है सिंस यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलेशन का चंक है जो एग्रीकल्चर में व्यस्त है या इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर है तो साथ में थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर भी होता है, और उसके साथ में एनिमल हस्बेंड्री का भी फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि साथ में ये पैरेलली चीज़ें चल सकती हैं। तो जो पिग्स हैं दे विल बेनिफिट द फार्मर्स। इसमें सब्सिडी पता होनी चाहिए आपको प्री के पर्सपेक्टिव से, दैट इज़ 95% सब्सिडी इसमें दी जाती है। 5% कॉस्ट जो है वो बेनिफिशियरी यहाँ पर बेयर करता है, 95% सब्सिडी है, और 5% जो है स्टेट का इसमें अगेन रहता है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 90% केंद्र इसका खर्चा उठाता है। तो इसमें अगेन इट इज़ वेरी यूजफुल, स्पेशली BPL फैमिलीज़ को, जो अनएम्प्लॉयड शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको इसमें इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 30% बेनिफिशरीज इसके विमेन होने वाले हैं, जो बेसिक ये फैसिलिटीज़ विमेन के लिए प्रोवाइड यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट आ गया, बहुत सारी BPL लड़कियों को शगुन स्कीम का बेनिफिट मिला। क्या है ये शगुन स्कीम? तो शगुन स्कीम के अंतर्गत BPL फैमिलीज़ की लड़कियां जो शादी कर रही हैं उनको 31,000 रुपये एज ए शगुन दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कितना है, जो अमाउंट है 31 है, 21 है, 51 है, इसको छेड़ लिया जाता है। और एलाइड में, इनफैक्ट एलाइड का जो प्री था उसमें ये आया भी था। नेक्स्ट स्कीम है स्टेट स्कीम एम्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो मैंने ये पहले भी इसके बारे में बात की थी कि वो वाला टाइम चला गया है जब हम ज़ीरो हंगर को अचीव करना चाहते हैं। ज़ीरो हंगर का मतलब है कि कोई भी भूखा ना सोए। So there are like most percentage of the population is sleeping with their stomach full. लेकिन अब हम फोकस कर रहे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, कि खा तो रहे हैं वो लेकिन कबाड़ तो नहीं खा रहे। प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन ये साइकिल है, अगर ढंग का खाना नहीं खाएंगे तो बीमार होंगे, तो हेल्थ सेक्टर के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो उसी के लिए मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना शुरू की गई। अब इसमें बात की जाती है कि बच्चे जो 6 महीने से 10 साल के हैं और उनकी जो मदर्स हैं, सिंस दे विल बी लैक्टेटिंग मदर्स, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाए और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव किस तरीके से किया जाए।
इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया, नीति आयोग, एक्शन प्लान, इन सब लोगों ने मिलके, सिंस आपका नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे आया था, तो इसमें पता है क्या था, इसमें देखा हमने कि बच्चों में हिमाचल में देयर इज़ अ बिग 17% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, देन ओबेस हैं, ओबेस ज़्यादा नहीं थे लेकिन स्टंटेड और वास्टेड, यानी कि अपनी एज के हिसाब से उनकी हाइट जो है वो कम है या ज़्यादा है, वेट नहीं है, इस तरीके के कंडीशंस थे। सो उसी के लिए, उसी को बेसिकली काउंटर करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना चलाई गई। लास्ट स्कीम आज की है श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना। बहुत पुरानी है, चलती आ रही है काफ़ी टाइम से, और इसके अंतर्गत जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं +2 में, उनको 10th में और +2 में उनको लैपटॉप्स दिए जाते हैं। याद रखना है कि लैपटॉप्स किस में दिए जाते हैं, दैट इज श्रीनिवासा रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।